बेसिकली आज हम लोग बेसिकली रिलायबिलिटी वैलिडिटी के ऊपर करेंगे, फिर इसके बाद दोबारा स्केल डेवलपमेंट के स्टेप्स को बहुत थॉरली जाकर देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को रिलायबिलिटी वैलिडिटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो होती है बेसिकली एविडेंस है। किस चीज़ की एविडेंस है? जब आपने स्केल डेवलप करना हो या ऑलरेडी डेवलप हो या फिर कोई इंटरवेंशन डेवलप करनी हो या मॉडिफाई करनी हो, तो उसके लिए आप एविडेंस देते हैं कि जो आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सारे के सारे एक साइंटिफिक वे में आप लोगों ने फॉलो किए हैं, ठीक है। ये एविडेंस मैंने आपको पहले बताया था, सम टाइम मिनिमम होते हैं, सम टाइम मैक्सिमम होते हैं। इट्स अप टू यू। अगर आप स्टूडेंट हैं पीएचडी लेवल के ऊपर आप स्केल डेवलप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास फंडिंग नहीं होती ना। जब फंडिंग नहीं होती तो आप मिनिमम एविडेंस स्टैब्लिश करते हैं। मिनिमम एविडेंस भी ठीक है क्योंकि आपके पास रिलायबिलिटी स्टैब्लिश करनी, वैलिडिटी स्टैब्लिश करनी है। आप लोगों ने उसकी टाइप्स हैं डिफरेंट, हम जो आज पढ़ेंगे उनमें से कुछ टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। मिनिमम एविडेंस के मेरा स्केल सही बना हुआ है, देने जरूर एविडेंस आपने रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के। और मैक्सिमम एविडेंस ये है कि आपके पास फंडिंग हो। इमेजिन करें एचईसी का प्रोजेक्ट हो, तो यूके बेस्ड यूएसए बेस्ड प्रोजेक्ट हो जिसमें आप स्केल डेवलप कर रहे हो, आपके पास पैसा हो, टाइम हो, हर चीज़ हो, तो फिर उस टाइम पे आप लोग हर तरह की रिलायबिलिटी स्टैब्लिश करते हैं, हर तरह की वैलिडिटी स्टैब्लिश करते हैं, मैक्सिमम एविडेंस पे जाते हैं। तो आज जो मेरा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब इस क्वेश्चन से शुरू होने से पहले हमेशा बुक्स में क्वेश्चन आता है रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है या वैलिडिटी इंपॉर्टेंट होती है। रिलायबिलिटी को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन होता है रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है या वैलिडिटी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब हम थोड़ी देर बाद लेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है या वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है। अभी से मैं डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को देखते हैं होता क्या। ये एविडेंस है ना, एविडेंस ऑफ व्हाट, यानी किसी चीज़ को बनाने में, इंटरवेंशन को बनाने में, साइकोलॉजी स्केल को बनाने में एविडेंस देने होते हैं आप लोगों ने सारे स्टेप्स करने के बाद, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत थॉरली एक्सप्लेन किया स्टेप्स को, उनको करने के बाद रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी स्टैब्लिश करनी है, वो साथ साथ करते जाते हैं स्टेप्स के ऊपर। अरे वैलिडिटी को सिंपल वे में पढ़ा जाए, बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, एज लेमैन पढ़ाऊंगा। लेमैन में वैलिडिटी क्या है, व्हाट इज वैलिडिटी? वैलिडिटी बेसिकली सिंपल वे में ये कहते हैं वैलिडिटी है वी आर मेजरिंग व्हाट वी आर अज्यूम्ड। ऐसा ही है ना, सिंपल। वैलिडिटी क्या है? जो चीज़ हम मेजर करने जा रहे हैं उसी को मेजर करें। फॉर एग्जाम्पल सिंपल भी आप इंटेलिजेंस का स्केल बना रहे हैं, इंटेलिजेंस का स्केल बनाया आप लोगों ने, आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट वो लोगों की इंटेलिजेंस को मेजर करे। ये ना हो कि उसमें कुछ आइटम ऐसे हों, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हों, इंटेलिजेंस के स्केल से आप पर्सनैलिटी मेजर कर रहे हो। ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो उसका मतलब टेस्ट वैलिड। क्या वैलिडिटी की डेफिनेशन थी? वी आर मेजरिंग व्हाट वी आर अज्यूम। हमने अज्यूम किया, मैंने स्केल बनाया टेस्टिंग का इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। तो आपका स्केल किस चीज़ को मेजर करना चाहिए? इंसानों की इंटेलिजेंस को। ऐसे ही है ना, ये ना हो कि इंटेलिजेंस के स्केल से आप पर्सनैलिटी मेजर कर सकते, ऐसा कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं कर सकते इसका मतलब ये स्केल वैलिड। अगर इंटेलिजेंस का स्केल बनाया तो इंटेलिजेंस को मेजर कर, दिस इज द इंटेलिजेंस। दूसरी एग्जांपल लेते हैं डिप्रेशन। मैं डिप्रेशन मेजर करना चाहता हूँ किसी में, डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन का स्केल होगा, कौन सा स्केल है? और क्लिनिकल की पॉपुलेशन है उसके लिए क्लिनिकल का स्केल होगा बीडीआई, ठीक है। अगर नॉर्मल पॉपुलेशन है तो उसके लिए स्केल बना हुआ डैश के अंदर डिप्रेशन का स्केल है, ठीक है। अब हम डिप्रेशन मेजर कर रहे हैं, डिप्रेशन को मेजर करने के लिए डिप्रेशन का स्केल होगा, ऐसा ही है ना। ऐसा नहीं है कि हम पर्सनैलिटी के स्केल से डिप्रेशन मेजर कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपके बिग 5 बता दूं, बिग 5 डिप्रेशन को मेजर कर सकता है? नो, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बना ही नहीं है उसके लिए। ऐसा ही है ना, जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसी को मेजर करेगी ना। तो अगर ऐसा स्केल हो जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो, पर्सनैलिटी से आप डिप्रेशन मेजर नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब आपका स्केल वैलिड। डिप्रेशन को मेजर करने के लिए डिप्रेशन का स्केल होगा, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए इंटेलिजेंस का स्केल होगा, ठीक है। पर्सनैलिटीज को मेजर करने के लिए पर्सनैलिटी का स्केल होगा, डिसऑर्डर्स को मेजर करने के लिए डिसऑर्डर का स्पेसिफिक स्केल होगा, ऐसा ही है ना। तो वैलिडिटी इस चीज़ का प्रूफ होती है, एविडेंस होती है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं, आपने जो स्केल बनाया है वो टारगेट पॉपुलेशन को ही मेजर कर रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो कहते हैं ये स्केल वैलिड है। क्लियर? व्हाट इज द वैलिडिटी? वैलिडिटी क्या है? वी आर मेजरिंग व्हाट वी आर अज्यूम्ड। अब इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, आर्टिकल में आप पढ़ेंगे तो बहुत ही क्लासिकल डेफिनेशन है जो मैं सिंपल एज ए लेमैन एक्सप्लेन किया आप लोगों को। वैलिडिटी क्या है? ये है। अब इसको वैलिडिटी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। वैलिडिटी की डेफिनेशन आप लोगों से बता दूं। वैलिडिटी इज एन इंटीग्रेटेड एवैल्यूएटिव जजमेंट ऑफ द डिग्री टू व्हिच एम्पिरिकल एविडेंस एंड थ्योरेटिकल रैशनल स्कोर्स द एडिक्वेसी appropriateness of the interpretation and action based on that scores on the other mode of assessment. The principle of the validity applies not just to the interpretive and action inferences derived from the test score as ordinarily conceived, but also to the inferences based on the any means of observing or documenting consistent behavior and attributes. इतनी बड़ी डेफिनेशन को उसने एक्सप्लेन कर दिया सेंटेंस ने। इस डेफिनेशन को थोड़ी देर पहले मैंने एज ए लेमैन की लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ऐसा ही था ना, सिंपल डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में। ये भी डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन हर साल आ जाती है, ये क्लासिकल आर्टिकल है, ठीक है। उसमें से इसकी डेफिनेशन रिलायबिलिटी वैलिडिटी की इसको एक्सप्लेन करके चंक्स हैं हर चीज़ के। रिलायबिलिटी बेसिकली प्रैक्टिकल होती है, एम्पिरिकल स्कोर्स होती है ना किसी भी चीज़ की, वो हम बहुत डिस्कस करेंगे आगे जाकर डिटेल में इस चीज़ को। इसी से डेफिनेशन। अब इसका केस रिलायबिलिटी क्या है? वैलिडिटी को आपको समझ आ गई कि वी आर मेजरिंग व्हाट वी आर अज्यूम। जो आपने स्केल बनाना है वो किसके लिए बना रहे हैं? उस पॉपुलेशन के लिए। जैसे इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट लोगों को मेजर करें, डिप्रेसिव लोगों को डिप्रेशन का स्केल मेजर करें, ऐसा ही है ना। तो ये इससे रेलेवेंट। और रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊंगी, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है।
हमारी साइकोलॉजी जो है या सोशल साइंसेस स्टैट्स के ऊपर नहीं चलती। हमारे यहाँ बिहेवियर एक सेकंड में और है, दूसरे सेकंड में और है, एक कंडीशन में और है, दूसरी कंडीशन में और है, ठीक है। एक कल्चर में और, दूसरे कल्चर में और, एक इंडिविजुअल में और होगा, दूसरे इंडिविजुअल में वही टाइम के ऊपर बिहेवियर और होगा। जब इतने डिफरेंसेस हैं, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं, हर चीज एट्रीब्यूशन डिफरेंसेस हैं, ये सारे डिफरेंसेस ही है ना, तो फिर याद रखिएगा स्टैट्स अप्लाई नहीं होती, वो सही तरह से बिहेवियर को कैप्चर नहीं करती है। मेडिकली तो वो कर सकती है दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर, मगर साइकोलॉजी में जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स है, जो कि स्टेबल स्टेबल हो तो आप कर सकते हैं उसको, जब स्टेबल ही नहीं है क्यों नहीं स्टेबल, क्योंकि कंडीशन के ऊपर चेंज, इंडिविजुअल को चेंज, टाइम के ऊपर चेंज, बिहेवियर ऐसे ही है ना। अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ, अच्छे मूड में हूँ, मेरी थोड़ी देर बाद मैं मूड मेरा खराब हो जाए, सेकंड के अंदर जैसे तो बिहेवियर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसको कैप्चर करना बेसिकली बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो रिलायबिलिटी टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, बट फिर भी हमें एविडेंस देना है ना। हम इतनी एविडेंस देंगे कि एटलीस्ट अगर एरर हो, एरर के साथ कितना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रिलायबिलिटी सिंपल ये है, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स होती है, कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी ऑफ द स्कोर्स, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्कोर। किस स्कोर्स की? वही स्कोर्स की जो आपने अभी अप्लाई किया, स्केल बनाया था, उसमें स्कोर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बीडीआई का स्केल बनाया, बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसा कि मैंने बनाया अभी टॉलरेंसी का स्केल बनाया है, मंकी का स्केल बनाया, उसमें क्रिमिनल ट्रेड्स के ऊपर मेरे करने के स्कूल्स के अंदर मैं आप में देखना चाहता हूँ क्रिमिनल ट्रेड्स हैं नहीं। मैं अभी आपको अप्लाई करता हूँ, आप लोग सारे फिल करते हैं, मेरे पास हर एक बंदे का स्कोर आता है, मेरे पास आता है कि 10 बंदे क्लास में बैठे हैं, 2 इसमें से या 3 इसमें से क्रिमिनल है, बाकी नॉर्मल है। उसमें भी रेंज है स्कोर की, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब ये एक टाइम का स्कोर आ गया ना, किसका स्कोर आ गया? स्कोर के बेस के ऊपर मैंने कहा ना स्केल स्कोर देता है। स्केल याद रखिए क्या होता है, नंबर्स होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती हैं वो स्कोर्स होते हैं, ऐसे ही है ना। अब उनकी बेस के ऊपर डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। अब क्या होगा, मेरे पास स्कोर आ गया जिसकी बेस के ऊपर मैंने कहा ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। एक बार अप्लाई किया, फिर मैं यही स्केल थोड़ी देर बाद आपके ऊपर दोबारा अप्लाई करूँ, मे भी पहले आपका मूड ठीक था, अभी मूड खराब हो गया, या गर्मी बहुत है क्लास में, पहले एसी लगा था, अभी गर्मी एसी बंद हो गया गर्मियों में, तो क्या होगा, आपका मूड खराब हो जाएगा। बेबी इंडिजिनस को आप लोगों ने पढ़ा ना, वेरिएबल्स रैंडम एरर्स होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ एरर आएगा, जब पहली बार स्केल फिल करवाया मेरी आपकी रियलिटी थी, ट्रू स्कोर थे, थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा फिल करवाया आप लोगों से कुछ टाइम के बाद, तो आपका स्कोर चेंज हो गया। अगर स्कोर चेंज हो गया तो इसका मतलब है एरर है। पहले रियलिटी थी, आई डोंट नो क्या रियलिटी है, 2 स्कोर है मेरे पास एक ही बंदे के, पहले में वो क्रिमिनल था, दूसरे में क्रिमिनल की टेंडेंसी खत्म हो गई है। इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी किसमें, स्कोर्स में। स्कोर कौन से स्केल के स्कोर्स में? पहले स्केल कह रहा था कि ये बंदा क्रिमिनल है, बाद में ये कह रहा था क्रिमिनल नहीं है, स्कोर्स कह रहे थे ना। अगर इन दोनों टाइम्स के ऊपर कंसिस्टेंसी हो, पहले के ऊपर भी मेरे स्कोर स्केल के स्कोर्स बताएं कि ये बंदा नॉर्मल था, दूसरे के ऊपर भी सेम रिजल्ट्स आए टाइम के ऊपर। दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स है, ऑब्टेन्ड बाय द सेम टाइम या रिपीटेड टाइम, व्हाटएवर। अगर 2 बार अप्लाई किया आपके पास स्केल कंसिस्टेंसी है तो इसका मतलब है कंसिस्टेंट है स्कोर, स्केल अच्छा है। रिलायबल है, वैलिडिटी की बात नहीं कर रहा, वैलिडिटी और चीज़ है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलायबिलिटी। यहाँ देखिए टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, एक बार स्कोर पे दूसरी बार कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो रिलायबल नहीं है। अब रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी के साथ, स्कोर की कंसिस्टेंसी के साथ लिंक करती है, जबकि वैलिडिटी जो होती है वी आर मेजरिंग व्हाट वी आर अज्यूम्ड। अब क्वेश्चन ये है, जिसको ये समझ आ गया, बाद में कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हैं। क्वेश्चन ये है, इससे पहले एक मिनट रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट को मैं बहुत थॉरोली पढ़ाता हूँ। इसमें सिंपल, रिलायबिलिटी रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द सेम पर्सन व्हेन दे आर रीएक्जामिन्ड विद द सेम टेस्ट ऑन द different occasions or with different sets of equivalent item or under other variable examining the conditions. सिंपल, इसमें ये है कि रिलायबिलिटी कैसे गेन की जा सकती है, उसके डिफरेंट वे हैं। एक ही बंदे को एक बार स्केल दिया जाए, फिर दोबारा उसको दिया जाए, एक तरीका तो ये है। एक तरीका है कि 2 सेट बना लिया जाए स्केल के, हाफ हाफ करके, एक उसको पहले दिया जाए, एक बाद में दिया जाए, फिर कंसिस्टेंसी देखी जाए, ठीक है। फिर कंडीशन के ऊपर देखी जाए, डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर एक टाइम, फिर डिफरेंट कंडीशन दूसरे टाइम के ऊपर, यानी ये ओकेजन टाइम री एग्जाम किया जाए बंदे को। क्या है, रिलायबिलिटी रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर, डेफिनेशन है obtained by the same person when they are re-examined with the same test on different occasion or with different set of equivalent items. यहाँ इसकी टाइप्स बताएंगे इसने कि एक ही टेस्ट बार बार अप्लाई किया जाए, कभी उसके 2 हिस्से कर दिए जाए टेस्ट के, कभी किसी कंडीशन में, एक कंडीशन में और बंदे को अप्लाई, एक ही बंदा है अभी किया, फिर दूसरी कंडीशन में जाकर कर दिया, कुछ दिन के बाद कर लिया, इस तरह बंदे को चेक किया जाए तो रिजल्ट कंसिस्टेंट ही आने चाहिए। बेशक एक बंदे को डिफरेंट कंडीशन में अप्लाई किया जाए, बेशक उसको एक टाइम पे अप्लाई किया, दूसरा टाइम और हो जाए, रिजल्ट उसके सेम ही रहने चाहिए, जो मर्जी हो। गर्मी है कमरे में तो स्केल फिल करे तो कहे क्रिमिनल है, गर्मी नहीं है जब वो स्केल फिल करे तो क्रिमिनल है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर आप नॉर्मल है, अच्छे इंसान है, तो आपका स्कोर हमेशा अच्छा ही आना चाहिए। जितनी मर्जी बार आपके ऊपर मैं स्केल अप्लाई करूँ, जिस मर्जी कंडीशन में अप्लाई करूँ, तो आपके स्कोर का जवाब क्या होना चाहिए, आप अच्छे हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। मैं इंटेलिजेंस का स्केल चाहे गर्मी में लगाऊँ चाहे सर्दी में लगाऊँ, ये सोचना यहाँ से ना अंदर से आप लोगों ने, तो इसका मतलब है आपके रिजल्ट्स हमेशा कंसिस्टेंट आने चाहिए, चाहे मैं कंडीशन चेंज कर दूँ, चाहे मैं आइटम चेंज कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ आइटम भी तो चेंज कर सकता हूँ, मगर इंटेलिजेंट है तो सॉल्व कर लेंगे, पहले किए हैं तो ऐसा ही है ना। तो यहाँ
रिलायबिलिटी जो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी के साथ लिंक करता है। जो वैलिडिटी क्या है, वी आर मेजरिंग व्हाट वी आर अज्यूम। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैलिडिटी इंपॉर्टेंट होती है या रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है? वो तेरे दोनों ही इंपॉर्टेंट। मैं जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, हमेशा ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है या वैलिडिटी इंपॉर्टेंट होती है? एनीबॉडी टेल मी? रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, वैलिडिटी इंपॉर्टेंट होती है। वैलिडिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि अगर टेस्ट हम लोग वैलिड ही नहीं है, हमें जो भी टेस्ट है हमने जब वो टेस्ट किया है तो वो अभी एक छोटा बच्चा है, तो उसमें भी अगर हम टेस्ट लगा रहे हैं तो अगर उसके लेवल पे टेस्ट ही नहीं है या उसके मुताबिक ही नहीं है, जेल के मुताबिक ही नहीं है, टेस्ट वैलिड ही नहीं होता, Yes. तो रिलायबिलिटी कैसे देखेंगे हम? यस, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि स्केल वैलिड होना चाहिए। फिर रिलायबिलिटी की तरफ, रिलायबिलिटी से कंसिस्टेंसी है। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर एग्जांपल मैं डिप्रेशन का स्केल बनाता हूँ, मेरा स्केल डिप्रेशन, आप लोग डिप्रेसिव है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा स्केल आप में डिप्रेशन निकालता है कि आप लोग डिप्रेसिव है। अगर मैंने जो स्केल बनाया वो आप लोग डिप्रेशन में है बट आपको सही तरह से डायग्नोज ही ना करे, वो आपको कहेंगे तो नॉर्मल है, जबकि उसको कहना चाहिए तो नॉर्मल है। ऐसा ही है ना, यानी मेरा स्केल सही बना है, जिस चीज़ के लिए बनाया था मैंने वो चीज़ सही तरह से मेजर नहीं कर रहा। जब वो सही तरह से मेजर नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा? वो वैलिड नहीं होगा। जब वैलिड नहीं होगा तो रिलायबिलिटी तो बाद में है ना, कंसिस्टेंसी तो बाद में देखनी है आप लोगों ने। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, वो चेंज होती रहती है। वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है, वो वैलिड होगा तो कंसिस्टेंसी पे जाएंगे। बेशक स्केल रिलायबल हो, वैलिड ना हो तो वो स्केल अच्छा नहीं होता। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वैलिडिटी। फॉर एग्जांपल मैं ग्लासेस लगाऊँ, मैं ग्लासेस लगाई हूँ, ठीक है, मैं ग्लासेस से इंटेलिजेंट मेजर कर सकता हूँ। क्या आपकी ग्लासेस इंटेलिजेंस को मेजर कर सकती हैं किसी इंसान की? ऐसा हो सकता है? मैं कहूँ कि मेरी ग्लासेस रिलायबल है पर वैलिड नहीं है, मैं रिलायबिलिटी का क्या करूँगा? मैं कहूँ कि ग्लासेस से मैं इंटेलिजेंस मेजर कर सकता हूँ, जिन लोगों के ऊपर ग्लासेस लगे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कह सकता हूँ? नहीं कह सकता ना, ये assumption पहली गलत है। वी आर मेजरिंग व्हाट वी आर assume। मेरी assumption पहली गलत है कि जिसके ग्लासेस लगी होगी वो इंटेलिजेंट होगा। ग्लासेस मेजर नहीं कर सकती इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस तो एक हिडन कॉन्सेप्ट है ना, जो स्केल से मेजर होगा, स्पेसिफिक से। ग्लास मेजर नहीं करते, इसका मतलब वैलिड assumption नहीं है कि ग्लासेस से इंटेलिजेंस मेजर। अगर मैं कहूँ कि यार ये ठीक है बट रिलायबल है, कुछ लोगों में देखिए जो इंटेलिजेंस लोग होते हैं उनमें ग्लासेस लगी होती है, कंसिस्टेंटली लगी होती है, तो कंसिस्टेंसी इस सेपरेट कॉन्सेप्ट है, वो बाद में आता है। पहले वैलिडिटी का क्वेश्चन होता है हमेशा कि वैलिड होगा कोई चीज़ तो रिलायबिलिटी बाद में देखेंगे, कंसिस्टेंसी उसके बाद में देखेंगे ना। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है या रिलायबिलिटी? वैलिडिटी। याद रखिएगा हमेशा पेपर में ये आ जाता है, मेरे पेपर में या किसी पेपर में भी अगर आप पीएचडी का टेस्ट दे रहे हो एमएस का, तो वहाँ इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, फिर आपने एक्सप्लेन करना होता है जस्टिफिकेशन के साथ। क्लियर? आप समझ आ गया कि मैंने कॉन्सेप्ट कैसे लगा, वैलिडिटी पता नहीं क्या है। मैंने लेमैन की लैंग्वेज में समझाया आपको, टेक्निकल लैंग्वेज में समझाया कि वैलिडिटी क्या है एंड रिलायबिलिटी क्या है। आज अब हम वैलिडिटी को ओपन करके देखते हैं वैलिडिटी की टाइप्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एविडेंस में बार-बार क्या था, मैक्सिमम एविडेंस एंड मिनिमम एविडेंस। अब वैलिडिटी की डेफिनेशन तो आपने देख ली और आपने वैलिडिटी के डिफरेंट वेज देखे होंगे। इंटरनल वैलिडिटी का सुना होगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी का सुना होगा, ठीक है। तो आ जाएं, एक मिनट रिज्यूम करो बेटा। यस, अभी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को एक्सप्लेन किया था। अभी मैं आपको वैलिडिटी के बारे में बता रहा हूँ, वैलिडिटी की टाइप्स क्या होती हैं, प्रोसेस क्या होता है। जब भी मैं बार-बार कह रहा था मैक्सिमम एविडेंस देने हैं, आपने सिर्फ वैलिडिटी नहीं कहना कि मेरा स्केल वैलिड है। आपके स्केल को वैलिड कहने के लिए आपके पास कुछ एविडेंस होते हैं। वो एविडेंस क्या है? टाइप्स ऑफ द वैलिडिटी है, जो कि आप लोगों ने करनी है। ये पूरा प्रोसेस है वैलिडिटी का, इसमें से पूछेंगे तो जितनी एविडेंस ये हैं, अगर आपको फंडिंग मिली हुई है तो आप मैक्सिमम एविडेंस देते हैं वैलिडिटी के। अगर आपके पास फंडिंग ना हो तो आप मिनिमम इतने एविडेंस देते हैं जिससे कि आपके ऊपर क्वेश्चन ना हो, आपके स्केल के ऊपर क्वेश्चन ना हो। वैलिडिटी मैंने आपको बहुत ही थॉरली एज ए लेमैन और टेक्निकल लैंग्वेज में दोनों में एक्सप्लेन कर दी है। अब हम और लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको इसके टाइप्स के बारे में बताता हूँ, प्रैक्टिकली इसका यूज़ किया है। वैलिडिटी बेसिकली अगर सर्च के रेफरेंस से देखें तो रिसर्च दो तरह की होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अभी एक एक्सपेरिमेंटल होती है, एक फील्ड जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। जो लैब के अंदर काम होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, लैब के अंदर होता है, लैब में कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है और जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो एक कोशिश कर रहे होते हैं हर तरह के उसमें से एरर ना हो, एरर के बगैर हो, कंट्रोल एनवायरनमेंट में होते हैं। तो जो वो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उनकी इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा होती है, यानी वो वैलिड होती हैं क्योंकि वो इंटरनल लैब्स के अंदर काम होता है। ऐसे रिजल्ट्स की जनरलाइजेबिलिटी, यानी ये जो रिजल्ट्स आए हैं इनकी जनरलाइजेबिलिटी क्या होती है, यानी यही रिजल्ट्स अगर कोई दूसरा अपनी लैब में यही काम करे तो ऐसे रिजल्ट्स आने की कितनी एक्सपेक्टेशन होती है, कितना चांस होते हैं, मैक्सिमम। जिस चीज़ में मैक्सिमम चांस होगा रिजल्ट्स रिपीट होंगे तो ये क्या होता है, इंटरनल कहते हैं। यानी कि लैब जो एक्सपेरिमेंट होते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में होते हैं उनके रिजल्ट्स को आप जनरलाइज कर सकते हैं। और जबकि एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, जो क्रॉस सेक्शन स्टडीज होती हैं, क्वांटिटेटिव स्टडीज होती हैं, जिसमें आप लोग करते हैं सर्वे स्टडी हो गया इस तरह की ना, उन स्टडी में आप स्केल फिल करवाते हैं लोगों से, इन्वायरमेंट में सिचुएशन में जाकर फिल करवाते हैं लोगों से। जब लोगों से फिल करवाते हैं तो लोग उसको फिल कर रहे हैं सही तरह, टाइम है या नहीं है, एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो रिजल्ट्स स्टूडेंट की पॉपुलेशन के लिए है, तो मे भी हम ये भी नहीं कह सकते दोबारा में स्टूडेंट की पॉपुलेशन के लिए यही रिजल्ट्स आएंगे। जनरलाइजेबिलिटी का क्वेश्चन होता है, ठीक है। सिचुएशन तो अगर दूसरी सिचुएशन में जाकर तो मे भी वो रिजल्ट्स आए ही ना, जनरलाइजेबिलिटी उसमें बहुत कम होती है, इससे कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। ऐसे रिजल्ट्स को इंटरनल वैलिडिटी में क्या होता है, लैब के अंदर काम जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो रिजल्ट्स दोबारा अप्लाई करिए स्टडी लैब के अंदर तो कितने % चांसेस है वही रिजल्ट्स आए, और इसमें चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि एरर होता है, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। यहाँ जनरलाइजेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है,
कम हो जाती है। जनरलाइज एबिलिटी क्या होती है कि एक बार मैंने स्टडी की है, दोबारा मैं दोबारा करूँ तो यही रिजल्ट्स आने चाहिए ना, वो नहीं आ पाते। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी रिसर्च के रेफरेंस से होती है। बट अगर आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या साइकोमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ वैलिडिटी और तरह की होती है। यहाँ तो आप रिसर्च को प्रूव कर रहे हैं ना, मेरी रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी अच्छी है, एक्सटर्नल अच्छी है, ऐसा ही है ना। जितना एनवायरनमेंट कंट्रोल होगा उतनी इंटरनल वैलिडिटी अच्छी होगी, जितना एनवायरनमेंट ओपन होगा एरर के चांसेस ज़्यादा है ना। एक्सटर्नल वैलिडिटी फील्ड एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हम लोग, लैब से बाहर जितने भी स्टडीज होती हैं उनमें एक्सटर्नल वैलिडिटी अच्छी होती है और इंटरनल किसकी अच्छी होती है, जो लैब में होती है। क्लियर। अब आ रहे यहाँ कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब यहाँ आ जाए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। जब कोई स्केल डेवलप कर रहे हो आप या कोई इंटरवेंशन डेवलप कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपको प्रूफ देना होता है कि जो आपने इंटरवेंशन बनाई है या स्केल बनाया है वो वैलिड है। और वैलिडिटी का एक प्रूफ तो है वी आर मेजरिंग व्हाट वी आर अस्यूम्ड। ये क्वेश्चन था, ये वैलिडिटी का क्वेश्चन था, वैलिडिटी क्या होती है। असल में क्वेश्चन क्या है, वैलिडिटी के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं वैलिडिटी के। ये समझ लें कि एग्जाम है वैलिडिटी के, सिंपल ये समझ स्टेप्स हैं, वो कंप्लीट होंगे तो वैलिडिटी होगी। क्लियर। ये स्टेप्स हैं जिनमें से गुजरोगे तो आप वैलिड कह सकते हैं। कोई पहले स्टेप्स के ऊपर फुलफिल हो जाए तो दूसरा स्टेप ना फुलफिल हो, इसका मतलब मिनिमम एविडेंस है, मैक्सिमम एविडेंस के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे पहला स्टेप या टाइप्स या प्रोसेस कह सकते हैं हम लोग उसको स्केल वैलिडेशन का। ठीक है, टाइप्स पहली वैलिडिटी की बेसिकली 3 अगर बुक्स देखें, डिफरेंट बुक्स, कॉमन की बुक्स देखें, कैप्टन की बुक देखें, कोई बुक्स भी लेना दुनिया की, इसमें इसकी मेन जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। पहले ये 4 थी बट आज का विद इन द टाइम इसको मर्ज करके 3 बना दिया गया। ठीक है, और 3 टाइप्स और कौन सी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहली है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। पहली वैलिडिटी कौन सी है, आपको बुक्स में मिलेगी, बड़ा पॉपुलर है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इसको फैक्टोरियल वैलिडिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फैक्टोरियल वैलिडिटी। मैं भी बताता हूँ क्यों कहते हैं इसको। और ये है क्राइटेरियन वैलिडिटी। दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है, क्राइटेरियन। बार बार मैंने अभी आपसे पेपर में पूछा कि जब भी कोई क्राइटेरियन स्केल डेवलप करते हैं, क्राइटेरियन स्केल कौन सा होता है, जो किसी नॉर्मल या नॉर्मल पर्सन में या एक्सपर्ट और नॉन एक्सपर्ट में या परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट जितने भी होते हैं, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उनको बनाने के लिए वो सारे टेस्ट क्या होते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं, है ना। जिनमें कट ऑफ स्कोर होता है जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नॉर्मल कौन है, नॉर्मल कौन है। ठीक है, डीडीआई क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। डीआई क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। एमएमपीआई क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। वो स्केल जो किसी इंसान को एक्सपर्ट्स को और नॉन एक्सपर्ट्स को डिफरेंशिएट करे, या फिर नॉर्मल और अब नॉर्मल को डिफरेंशिएट करे, उसे कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। और जब भी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है तो उसमें ये क्राइटेरियन वैलिडिटी एस्टैब्लिश करनी होती है उसके प्रूफ के लिए। जब भी आपने क्राइटेरियन वैलिडिटी रेफरेंस टेस्ट डेवलप करना है तो उसके लिए कौन सा वैलिडिटी देनी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी। एक जनरल टेस्ट होते हैं जैसे सोशल साइंसेस में है, जैसे कैपिटल टॉक शो लगता है हामिद अमीर का ना, मैं उसके ऊपर जानना चाहूँ कि कैपिटल टॉक शो सही है, मैं स्केल बनाऊँ छोटा सा, लोगों से पूछूँ कैपिटल टॉक शो सही चलते हैं, इसमें ये बातें सच्ची होती है, वो भी स्केल है ना, मगर वो जनरल ओपिनियन का स्केल है। ऐसे ओपिनियन के स्केल्स को, जनरल ओपिनियन के स्केल्स को हम क्राइटेरियन नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स और नॉन एक्सपर्ट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, वो तो जस्ट ओपिनियन है। आपका ओपिनियन भी सही होगा, इसका भी सही होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपर्ट है, नॉन एक्सपर्ट है, वो जनरल ओपिनियन है। पर्सनैलिटी का टेस्ट बिग 5, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, वो भी ओपिनियन है ना, हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, किसी को कट ऑफ स्कोर नहीं कह सकते। उसमें देखो 5 ट्रेड्स भी आप में हो सकते हैं, आप इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, आप एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, आप वो भी हो सकते हैं, मगर कट ऑफ स्कोर नहीं है। कट ऑफ स्कोर किस चीज़ में होता है, ऐसा स्केल जिसमें कट ऑफ स्कोर हो, उसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। बीडीआई डिप्रेशन का स्केल है ना, उसमें कट ऑफ स्कोर है ना कि फॉर एग्जांपल 7 से ऊपर और 7 से ऊपर स्कोर होगा और 14 के दरमियान होगा तो माइल्ड डिप्रेशन, 14 से 21 के दरमियान होगा, 21 के दरमियान तो मॉडरेट, उससे अबव होगा तो सीवियर डिप्रेशन, अगर 7 से नीचे स्कोर है तो नॉर्मल। ये जो कट ऑफ स्कोर जिस स्केल में हो वो स्केल क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। ठीक है, जितने भी क्लिनिकल के स्केल्स हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हैं। ठीक है, जनरल स्केल्स नहीं है। जनरल स्केल्स कहाँ यूज होते हैं, सोशल साइंसेज में, एमबीए में, बिजनेस में। ये बिजनेस के स्केल देख रहे हैं आप ना, मीडिया में, वो भी तो स्केल डेवलप करते हैं ना, बट उनके स्केल में कट ऑफ स्कोर नहीं होता क्योंकि वो नॉर्मल और नॉर्मल को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे होते। ऐसे ही है ना, मेडिकल का स्केल देखें, कोरोना का स्केल बना था, उसमें भी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट था, क्योंकि वो बता रहा था कि इस बंदे को कोरोना है, इस बंदे को कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव, उसके लिए भी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। तो दिस इज द क्राइटेरियन वैलिडिटी इसके लिए यूज होती है। अब इसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, तीसरी टाइप कौन सी है, कॉन्टेंट वैलिडिटी। ठीक है, कंटेंट से रिलेटेड जो आपने स्केल बनाया है, क्या इसका कंटेंट रेलिवेंट है, किससे रेलिवेंट है, स्केल से। मैं डिप्रेशन का स्केल बना रहा हूँ, डिप्रेशन के स्केल के अंदर जो मैंने क्वेश्चन जनरेट किए हैं, जो आइटम बनाए हैं, वो डिप्रेशन से रिलेटेड होने चाहिए। अगर डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन अच्छा नहीं है, वैलिड। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूँ क्या, जब मैं सीरियसली इंटरेक्टिव क्वेश्चन पूछूँ, डिक्लेयर स्टेटमेंट कहते हैं इसको, कोई क्वेश्चन ऐसे भी मुझे अक्सर रात को नींद नहीं आती, हाँ या ना। अगर मैं हाँ करता हूँ तो मुझे क्या बताते हैं, नींद का ना आना इंसोमिया कहलाता है ना। ठीक है, अब उसके अंदर ये किसका सिम्टम है, एंग्जाइटी का सिम्टम भी है, डिप्रेशन का सिम्टम भी है। अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर हाँ करते हैं, इसका मतलब क्या है, आपने डिप्रेशन का एक सिम्टम यस हो गया, अगर ना करते हैं तो डिप्रेशन का सिम्टम नो हो गया। इसी तरह बेस बना हुआ है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा ये रेलिवेंट है। अब इस आइटम के ऊपर जो रात को नींद नहीं आती, इसके ऊपर डिप्रेशन के पेशेंट को क्या कहना चाहिए, हाँ, और जो डिप्रेशन के पेशेंट नहीं है उनको क्या कहना चाहिए, ना। और ये कॉन्टेंट वैलिडिटी होती है कि आइटम्स के बारे में बता रही है, आइटम को देखते ही
कंटेंट क्या है? उसका जो कंटेंट है ना, आइटम को देखते ही पता चलना चाहिए वो रेलिवेंट है उस कॉन्सेप्ट से जो आप बना रहे हैं। आप इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं तो एक वो आइटम होंगे वो रेलिवेंट किससे होना चाहिए? इंटेलिजेंस से। अगर डिप्रेशन का बना रहे हैं तो डिप्रेशन से देखते ही पता चल जाए। मैं डिप्रेशन का स्केल बना रहा हूँ, मैं आपसे आइटम पूछता हूँ, मैं अक्सर लोगों को मारता हूँ, ये किस स्केल का आइटम है, किसका कंटेंट है, किसमें फिट होता है? डिप्रेशन में अक्सर लोगों को मारता हूँ, एग्रेशन का स्केल है ना, एग्रेशन में इंडिकेट करता है कंटेंट किससे रेलिवेंट है, एग्रेशन से। हर एक का अपना कॉन्सेप्ट होता है ना, ये जो कंटेंट वैलिडिटी होती है ये बताती है कि आपका कंटेंट रेलिवेंट है। ये कौन देखता है? एससीएम देखते हैं। कौन देखता है? एससीएम। मैं लास्ट लेक्चर पढ़िएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया एससीएम कौन होते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि जिनको आप आइटम पूल बनाने के बाद देते हैं, वो इनमें से आइटम्स को देखते हैं, लोड करते हैं और रेलिवेंट क्वेश्चन को निकाल देते हैं, बाकी को डिस्कार्ड कर देते हैं। और याद रखिएगा जो आइटम का सेट बनता है आइटम पूल का, अगर वो उसका 1/3 ये रिड्यूस करते हैं कितना? 4th and 3rd, यानी 3 हिस्से रिड्यूस करेगा। अगर 200 आइटम है तो इसमें से 3 हिस्से में रिड्यूस करेंगे, इतने थाउजेंड देखते हैं आइटम्स को, एक हिस्सा बचता है। 100 में से कितने बचेंगे? 35 या 40। 3 हिस्से रिमूव हो जाएंगे, इतना थाउजेंड कंटेंट को देखेंगे कि कंटेंट रेलिवेंट है। जब वो इसको रेट करते हैं तो वहाँ एक रिलायबिलिटी स्टैब्लिश होती है, उसे कहते हैं इंटरनेट रिलायबिलिटी। साथ ही साथ हो रही होती है जब इसके कंटेंट को देखते होते हैं तो कौन सी वैलिडिटी हो रही होती है? कंटेंट वैलिडिटी। और कंटेंट वैलिडिटी में फेस वैलिडिटी होती है, कई बुक्स में है कईयों में नहीं है। फेस वैलिडिटी क्या है? कंटेंट को देखते ही पता चल जाएगी कंटेंट से रिलेटेड है, जिससे फेस वैलिडिटी इसी के अंदर आता है। ठीक है, कंटेंट हो गया। क्राइटेरिया वैलिडिटी क्लियर। क्राइटेरिया में दो तरह की वैलिडिटी होती है, कंटेंट वैलिडिटी एंड आपका स्केल। कुछ स्केल ऐसे होते हैं जो अभी ये परफॉर्मेंस बेस होते हैं ना, एक्सपर्ट और नॉन एक्सपर्ट में। कुछ स्केल ऐसे होते हैं जो अभी कंकरेंट परफॉर्मेंस को बता रहे होते हैं। मैंने आपकी सिलेक्शन में एक टेस्ट लिया फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे बताया कि आपको यहाँ एडमिशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कभी स्क्रीनिंग टेस्ट देखे आप लोगों ने? या फिर ड्राइविंग टेस्ट। सिंपल एग्जाम्पल, ड्राइविंग टेस्ट क्या होता है? एक दिन होता है, आप उस दिन पे आप बुलाते हैं ड्राइविंग का लाइसेंस देने के लिए, आप अप्लाई करते हो, एक दिन में बताते हैं आपसे ना, वो लेते हैं ट्रायल लेते हैं, आपको गाड़ी चलाना देखते हैं, चलवा के देखते हैं उस दिन। अगर उस दिन गाड़ी आपको सही तरह चलाने आ जाए तो आपको लाइसेंस मिल जाता है, अगर ना आए तो क्या होगा? नहीं मिलता। इसका मतलब दिस इज द कंकरेंट कट ऑफ स्कोर तो है। अभी देखिए अभी की सिचुएशन बता रहा है कंकरेंट। अभी ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपकी अभी करंट सिचुएशन को बताएं। दिस इज द कंकरेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश करने के ऐसे टेस्ट हो। और जो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी जो फ्यूचर के बारे में बताएं, आज आपका बिहेवियर ऐसा है तो 6 मंथ या 1 मंथ के बाद भी ऐसा ही रहेगा। जैसे आज आपको डिप्रेशन है, बीडीआई के स्केल ने बता दिया, तो कल को क्या होगा? कल फिर मैं अप्लाई करूँ डिप्रेशन होगा, परसों करूँ तो 6 मंथ के बाद करूँ तो डिप्रेशन होना चाहिए। दिस इज द प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चेक करें, ये फ्यूचर को बताती है, प्रेडिक्ट करती है उसके बिहेवियर को, फ्यूचर के बारे में कि जिस बंदे को आई डिप्रेशन उसको कल भी होगा। और ये किसको बताते हैं? कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं क्राइटेरियन जो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड कौन सा होता है? जैसे लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, जीआरई है, एडमिशन टेस्ट है, वो भी आपको आपकी सिचुएशन बता देते हैं। आपको टेस्ट दिया जाता है और टेस्ट में उसी टाइम रिजल्ट आ जाता है, उसकी बेस के ऊपर आप शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कैंडिडेट्स को। ऐसा ही है ना? तो ये कंकरेंट टेस्ट प्रेजेंट को मेजर कर रहा है, प्रेडिक्टिव टेस्ट फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन दे रहा है। दिस इज द क्राइटेरियन वैलिडिटी। ऐसा ही है ना? दिस इज द क्राइटेरियन वैलिडिटी। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बेटा ये होती है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्केल डेवलप किया, उस स्केल के अंदर एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। जैसे बिग 5 सुना आप लोगों ने? बिग 5 में क्या है? बिग 5 एक स्केल है, इसके 5 सब स्केल है, इसके फेसर भी हैं, 5 सब स्केल है। मैं कहता हूँ एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, साइकोटिक, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिक, व्हाटएवर इसकी और भी टाइप्स है, व्हाटएवर। मैं कहता हूँ ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या है? स्केल है, इसका ये स्ट्रक्चर है और इनके हर स्ट्रक्चर के अपने आइटम्स हैं। ऐसा ही है ना? हर स्केल के अपने आइटम्स हैं। आइटम मिलकर क्या बना रहे हैं? सब स्केल। सब स्केल मिलकर क्या बना रहे हैं? होल। या फिर ये कह रहे हैं होल के अंदर 5 सब स्केल हैं, हर स्केल के आइटम अपने अपने हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को कौन बनाता है? इस स्ट्रक्चर को एक एनालिसिस बनाता है EFA, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। ये जब स्ट्रक्चर बनता है इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। जब आप EFA रन करते हैं, स्ट्रक्चर बताता है आपने अपना स्केल बना लिया 20 आइटम्स का। अब आपको नहीं पता मेरे में कितने सब स्केल हैं, कितने सब स्केल्स। ये कौन डिसाइड करता है? एनालिसिस है EFA। वो आपको बताता है इसमें 4 सब स्केल है, इसमें 2 सब स्केल है, तो स्ट्रक्चर को बता रहा हूँ और सब स्केल के साथ वो आइटम बता रहा होता है। पहले 10 आइटम एक सब स्केल का पार्ट है, अगले 10 आइटम अगले सब स्केल का। ये स्ट्रक्चर जो है इसे क्या कहते हैं? ये स्ट्रक्चर विद इन द कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट के बारे में वैलिडिटी से कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इस स्ट्रक्चर को बता रहा है। दिस इज द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को फैक्टोरियल वैलिडिटी भी कहते हैं। फैक्टर 9 है, ये वाला फैक्टर लाते हैं, सब स्केल को फैक्टर भी कहते हैं। सब स्केल के 2 नाम है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड फैक्टोरियल वैलिडिटी। क्लियर? अब इसके अंदर 2 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, डाइवर्जेंट वैलिडिटी एंड कन्वर्जेंट वैलिडिटी। डाइवर्जेंट को बेसिकली दूसरे नाम से भी जाना जाता है, डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी भी कहा जाता है। ठीक है? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में डिफरेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी एज्यूम करें एक नया स्केल आपने बनाया, इंटेलिजेंस का स्केल आपने बनाया। किसका बनाया? इंटेलिजेंस का। ये न्यू स्केल है। कौन सा स्केल? न्यू आपने बनाया अपनी फील्ड के अंदर, आपने EFA रन किया, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बना दी। अब मैं इसमें देखना चाहता हूँ एक स्केल पहले से बना हुआ था जिसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं, जो दुनिया में बना हुआ SPM ले लें या वेस्टर का टेस्ट ले लें,
आपने नया टेस्ट क्यों बनाया जबकि ऑलरेडी टेस्ट बना हुआ था? इंटेलिजेंस का वेस्टर का टेस्ट बना है, स्लॉसन का बना हुआ है, ठीक है, एसपीएम बना हुआ है, ठीक है, गिफ्ट टेस्ट बना हुआ है, वेस्टर का टेस्ट बना हुआ है, डेविड वेस्टर का ना। तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आप कहते हैं उसके आइटम जो है हमारे कंटेंट से रिलेटेड, हमारे जो हमारा कल्चर है, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं ना, जैसा कि इंटेलिजेंस टेस्ट उठाएं तो उसमें पिक्स लगी जो हुई है ना, वो यूरोप के परिंदों की पिक्स है, जबकि हमारे यहाँ बच्चों को उन परिंदों का पता ही नहीं है। ये भी तो इंटेलिजेंस में फर्क है ना, पिक्स पर फर्क है। तो इसका मतलब वो पिक्स हमारे यहाँ अप्लाई नहीं होती, उसको चेंज करना चाहिए, टोटली चेंज करना चाहिए। जब इस तरह के क्वेश्चन हो आप नया टेस्ट इसके ऊपर बनाते हैं, आप कहते हैं प्रीवियस स्केल भी सही है बट उसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको मॉडिफाई नहीं बल्कि उसको टोटली चेंज होना चाहिए। आप एक नया स्केल बना लेते हैं, बना सकते हैं आप लोग, हमेशा नए स्केल चीज़ बनते हैं, बट पिछला स्केल भी तो है ना। पिछला कौन सा स्केल है? मैं कहता हूँ तो एसपीएम है। आप देखते हैं ये ओल्ड स्केल है, ये न्यू स्केल है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आपने वैलिडिटी का प्रूफ देना है कि आपका स्केल ज़्यादा वैलिड आपको कौन सा होगी। आपने कहा कि मैंने जो नए आइटम बनाए हैं ये मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मेरे कल्चर के अंदर अच्छे होंगे, जबकि दूसरे स्केल के आइटम अच्छे। ये तो आपने बात कर दी ना, हमने क्वेश्चन उठा दिया एक कि हमारे यहाँ एसपीएम एप्लीकेबल, इसको प्रूफ भी तो देना है ना, एविडेंस देना है ना। कोई बात भी करो, कोई एग्जाम्पशन भी करो तो उसका एविडेंस तो देना है बेटा। अब जब एविडेंस देना है तो इसको एविडेंस के लिए क्या करना, आपने उसी पॉपुलेशन के ऊपर अपना स्केल जो नया बनाया है, तो जो ओल्ड स्केल बना हुआ दोनों अप्लाई करने हैं। जब दोनों अप्लाई करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे तो इनके दरमियान कोरिलेशन निकालनी है। अगर इन दोनों स्केल्स के दरमियान कोरिलेशन पॉजिटिव हो, क्या हो? अगर दोनों स्केल्स के दरमियान दोनों एक ही चीज़ को मेजर कर रहे हैं, दोनों इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि कोरिलेशन आपस में क्या होगी? पॉजिटिव। अगर आपके स्केल्स के अंदर, स्टडी के अंदर दोनों की पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाए, इसका मतलब है जो चीज़ ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मेजर कर रहा है तो वही टेस्ट आपका मेजर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आपका स्केल सही है, वैलिड है। और कौन सी वैलिडिटी का प्रूफ दिया आपने? कन्वर्जेंट, कि मेरा स्केल भी वही चीज़ मेजर कर रहा है जो कि दूसरा स्केल मेजर कर रहा था। दिस इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ठीक है। और डाइवर्जेंट या डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी क्या होती है? अगर इनके दरमियान नेगेटिव स्कोर आ जाए तो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग या समथिंग यूनिक, समथिंग रॉन्ग या समथिंग, कुछ लोग इसको रॉन्ग समझते हैं बट ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डिलीवर करने का इसमें लॉजिक की बात है। नेगेटिव वाले इसका मतलब है ये किसी और चीज़ को मेजर कर रहा है, ये किसी और चीज़ को मेजर कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका स्केल, कुछ लोग सीरियस कहते हैं कि आपका स्केल डेफिनेटली स्टैंडर्डाइज है ना, ये तो पहले से स्टैंडर्डाइज है, इसकी वैलिडिटी एस्टैब्लिश है, ये सही होगा। क्वेश्चन किसके ऊपर होगा? इसके ऊपर होगा, ये इसमें कुछ इशू है, कुछ लोग ये कहते हैं। बट लेटेस्ट साइंस को कहती है जब ये नेगेटिव कोरिलेशन आ जाए तो इसका मतलब है डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्टिव यानी कि यूनिक। इसका मतलब होता है कि ये स्केल और स्केल को मेजर कर रहा है कॉन्सेप्ट को, ये किसी और कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहा है। इसका मतलब होता है जो आपका स्केल है मे बी उसमें इतनी यूनिकनेस है, वो डिफर कर रहा है इस स्केल से, यूनिक है इस स्केल से। नया बनने वाला स्केल जो है वो एक यूनिक स्केल है, उसमें नया कॉन्सेप्ट है, नए आइटम्स हैं, दोनों इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, मगर नए में डेफिनेटली एक नया कॉन्सेप्ट है कल्चर के अकॉर्डिंगली, इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन आई है। ये भी यूनिकनेस को शो करती है। मगर कुछ लोग कहते हैं नहीं, अगर नेगेटिव आ जाए तो सारा स्केल गलत है। इसका मतलब है क्वेश्चन है कि ये स्टैंडर्डाइज है, ये तो सही होगा, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है तो इसका मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन है। ये लोग कुछ करते हैं बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्डाइज है, ये भी सही है। क्वेश्चन ये नई चीज़ बनी है जो कि नए आइटम के साथ है, ठीक है, इस कल्चर के अकॉर्डिंगली है, ये ज़्यादा यूनिक है। नेगेटिव का वजह से इससे वैलिडिटी का क्या प्रूफ दे रहे होते हैं? इसे क्या कह रहे होते हैं? डाइवर्जेंट या डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। जो प्रीवियस स्केल का ओल्ड स्केल में जो डिस्क्रिमिनेशन है हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसका एविडेंस दे रहे होते हैं। ये किसमें आता है? कंसेप्ट वैलिडिटी की दो टाइप्स है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। दोनों के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया? कंसेप्ट वैलिडिटी क्या है और उसमें कॉन्सेप्ट जो है विद इन द कॉन्सेप्ट वो डिफर करते हैं, प्रीवियस स्केल से नहीं करते, वो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। और यहाँ क्राइटेरियन कंटेंट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। और कंटेंट वैलिडिटी समझ आई? कंटेंट से रिलेटेड बहुत ईजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इनके। और इसके अलावा भी वैलिडिटीज होती हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल वैलिडिटी, सबसे इंपॉर्टेंट वैलिडिटी होती है इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी ये होती है कि आपने एक स्केल यूज़ किया, आपने बना लिया, अब वो स्केल स्टूडेंट की पॉपुलेशन के ऊपर आपने अप्लाई किया था, यही स्केल कोई और बंदा यूज़ करता है दूसरे कल्चर में या दूसरे सैंपल के ऊपर, तो इसे कहते हैं, वहाँ इसकी वैलिडिटी स्टैब्लिश करें, उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल वैलिडिटी, ठीक है। ये इसके अंदर सिचुएशन वैलिडिटी भी होती है कि सिचुएशन डिफरेंट में जाकर यूज़ किया तभी वो रिजल्ट्स आए हैं जो पहले में थे। अब समझ आ रही है इकोलॉजिकल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वैलिडिटी की टाइप है इंक्रीमेंटल वैलिडिटी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ये दुनिया की वो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि लिंक करती है सीधी की सीधी क्राइटेरियन वैलिडिटी के साथ। इंक्रीमेंटल वैलिडिटी, कभी इंक्रीमेंट का सुना है? कभी लगाया घर वालों ने इंक्रीमेंट आपको? चलिए मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ इंक्रीमेंटल वैलिडिटी। इंक्रीमेंट ये होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक साल के बाद आपको प्रमोशन दी जाती है। प्रमोशन क्या होती है? प्रमोशन एक प्रमोशन होती है, आपको स्केल अपडेट कर दिया। एक प्रमोशन ये होती है आपके लिए कि आपको, अगर पहले आपको 17,000 रुपये पे थी, एक इंक्रीमेंट लगता है एनुअली 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट, 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट बेसिकली गिफ्ट होता है आपको समझने के किस्म का, जो आपको हर साल लगता है। साल में 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एक एडिशनल मनी होती है जो कि आपको एक्स्ट्रा आपकी पे के साथ दी जाती है। जैसे कि आप घर वाले अपनी जो है ना, आज से कुछ अर्सा पहले देखें तो 100 रुपये देते होंगे या 200 रुपये आप यूनिवर्सिटी में, या 1000 रुपये देते होंगे हफ्ते की, वीक की वीक। फिर उनको पता चलता है यार ये सिचुएशन बदल के इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा हो गया है, जो बच्चों के भी ना पैसे बढ़ा दो,
वो क्या करते हैं, इंक्रीमेंट लगा देते हैं। 1000 रुपया पहले देते थे, आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया, है ना। दिस इज द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंटल होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल पैसे दे रहे हैं दूसरे वर्ड्स में। यहाँ इंक्रीमेंटल वैलिडिटी का मतलब क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैलिडिटी की टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट इंक्रीमेंटल वैलिडिटी। इंक्रीमेंटल वैलिडिटी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है किस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, मैंने डिप्रेशन का पेशेंट लिया, डिप्रेशन के पेशेंट को कौन सा स्केल लगाया डिप्रेशन को कंफर्म करने के लिए, DDI। डिप्रेशन का बंदा था, एक केस आया आपके पास, केस स्टडी ले रहे हैं आप लोग, आपने डिप्रेशन कंफर्म करना था तो क्या लगाया, डिप्रेशन का स्केल लगाएंगे DDI, ठीक है, डायग्नोस्टिक स्केल है ना। अब वो स्केल बताता है कि ये बंदा डिप्रेसिव है। अब आपकी ऑब्जर्वेशन में आई ना, अब इसको कंफर्म करने के लिए फर्दर एक्स्ट्रा, ये तो कंफर्म हो गया ना, वैलिड है कि डिप्रेशन है तो डिप्रेशन है, थ्रू स्केल के आ गया। मैं कहता हूँ थोड़ा सा और कंफर्म करूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे कंफर्म कर लूँ कि ये स्केल जो है इसने सही बताया कि डिप्रेशन है कि नहीं है। कैसे कंफर्म करेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आप कहते हैं मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ, इसे सिम्टम का पूछता हूँ। आप इंटरव्यू करते हैं ना केस का, यानी क्लाइंट का इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू में आप उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उससे पूछते हैं, कंफर्म करवाते हैं। जब कंफर्म करवाते हैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। एक तरफ तो स्टैंडर्डाइज स्केल का स्कोर है आपके, जब आप डिप्रेशन का DDI स्केल बनाया आपने डिप्रेशन के लिए, दूसरा क्या कर रहे हैं, साथ ही केसेस देख रहे हैं, उस बंदे से ओपिनियन ले रहे हैं, केस लेते हैं, इंटरव्यू को लेते हैं, एक्सपर्ट्स लेते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो भी बता रहा होता है हाँ यार इसको क्या है डिप्रेशन है, आपका स्केल भी बता रहा होता है डिप्रेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता रही होती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज होते हैं, कोई इंटरव्यू भी हो सकता है, कोई दूसरा स्केल भी हो सकता है, मे बी कोई और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है उसके घर वालों की। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब ऐड करके आप कोलैबोरेटिव बनाते हैं, क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल वैलिडिटी, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब समझ आइए आप लोगों को इंक्रीमेंटल वैलिडिटी। अब एक कॉन्सेप्ट है सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिकेशन, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है, इसी के अंदर कॉन्सेप्ट है सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिकेशन। इंक्रीमेंटल वैलिडिटी, वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ वैलिडिटी खत्म। हमने लास्ट टाइम अभी जो वैलिडिटी कवर किया है, अभी मैं कवर करूँगा रिलायबिलिटी को। रिलायबिलिटी में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि रिलायबिलिटी की मैंने डेफिनेशन बताई है आपको बहुत ही क्लियर थी, ठीक है, कि डेफिनेशन में रिलायबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स हैं, ठीक है, ऑब्टेन बाय व्हाटएवर, ठीक है, पर्सन वाल दी एग्जाम व्हाटएवर जो भी होगा। अब इसकी टाइप्स होती है रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए एविडेंस है, स्टेप्स हैं, वो एविडेंस जिसको आपने कहा मिनिमम देने हैं एंड मैक्सिमम देने हैं। तो मिनिमम कब देने हैं, मैक्सिमम कब देने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपके स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स थी। रिलायबिलिटी की सबसे पहले जब कोई स्केल डेवलप करो, स्केल डेवलप करने से पहले सबसे पहले रिलायबिलिटी की टाइप्स, रिलायबिलिटी की 4 टाइप्स हैं। कौन सी 4 टाइप्स हैं, इंटररेटेड रिलायबिलिटी, टैसिट रिलायबिलिटी एंड पैरेलल या अल्टरनेटिव रिलायबिलिटी एंड स्पिलिट हाफ रिलायबिलिटी। क्लियर, स्पिलिट हाफ रिलायबिलिटी, ये आप जब भी वो स्केल डेवलप होता है, मैंने आपको स्केल डेवलपमेंट के 5 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला स्टेप था कंसेप्चुअलाइजेशन, जब आप थ्योरी बना रहे होते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का फेज था, कंस्ट्रक्शन में आप आइटम जनरेट कर रहे होते हैं थीम की बेस के ऊपर। जब आइटम जनरेट कर लेते हैं, आइटम जनरेट करने के बाद उनको आइटम पूल बनाते हैं उनका, या आइटम बैंक बनाते हैं, उसमें उसको प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद आप उन आइटम्स को एक्सपर्ट्स को देते हैं, एक्सपर्ट्स उनको देखते हैं, वो देखने के बाद कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश करते हैं, और साथ ही क्या कर रहे होते हैं, इंटररेटेड रिलायबिलिटी। यहाँ मैं जनरल टर्म्स में बताऊंगा, कि फार्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है, फार्मूला आप बुक से देख लीजिए, कैप्टन की बुक से देख सकते हैं, ठीक है, एनसीजे की बुक से देख सकते हैं, व्हाटएवर जिससे भी आपने देखनी हो, सारी बुक्स में इक्वल हैं, आर्टिकल्स रेट देख सकते हैं। इंटररेटेड रिलायबिलिटी ये SCM एस्टैब्लिश करते हैं जब वो रेट कर रहे होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा SCM होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मैटर है ना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, वो रेट करते हैं, उनका एग्रीमेंट चलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 SCM हो तो 2 में से 3 तो करें तो मल्टीप्लाई 100 व्हाटएवर, तो इनकी रिलायबिलिटी की टाइप निकलती है। क्या टाइप निकलती है, 200 को 30 को मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है, 0.66 बनी है रिलायबिलिटी की एक वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 0.66 क्या है, रिलायबिलिटी है, दिस इज द इंटररेटेड। इसको एनालाइज करने के लिए स्केल के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, जैसा स्केल की टाइप्स होती है। अगर स्केल रैंक वाइज है, ऑर्डर है, उसका फॉर्मेट के ऊपर होता है, स्केल के जो ऑप्शन का फॉर्मेट होता है उसके ऊपर इसका फार्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। ये मैंने सिंपल सा बताया है ना, इसके फार्मूले हैं अपने सारे के सारे। तो ये जो रिलायबिलिटी हमेशा 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 0.5 से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें एक्सपर्ट 3, 5, 7, 9, 11 यानी और नंबर में होने चाहिए। क्लियर, ये जैसे द एक्सपर्ट SCM रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश करते हैं। इंटररेटेड रिलायबिलिटी इसमें 2 से ज़्यादा ऑब्जर्वर चाहिए होते हैं, ठीक है, वो रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश करते हैं। जब सबसे पहले रिलायबिलिटी स्टेप 2 के ऊपर जब आइटम जनरेशन करते हैं उस पर ये एस्टैब्लिश होती है, और स्टेप 3 के ऊपर जब आप वैलिडिटी सारी प्रूव कर लें, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी, कंटेंट तो यहाँ होगी ना, इसके साथ ही कंटेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश होती है। जब ये तीनों वैलिडिटी एस्टैब्लिश कर लें तो उसके बाद जब स्केल डेवलप हो जाता है, रिलायबिलिटी निकलाती है, फिर उसके बाद एक नई स्टडी करते हैं। उसमें आप लोग क्या कर रहे होते हैं, स्पिलिट हाफ और पैरेलल जो वैलिडिटी है ये सेपरेट स्टडी करके इनको एस्टैब्लिश करते हैं। सेपरेट स्टडीज करके स्केल डेवलप हो गया, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एस्टैब्लिश हो गई, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट सारी वैलिडिटी एस्टैब्लिश हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, वो स्केल जो रेडी हो गया, लोगों की पॉपुलेशन के ऊपर नया स्ट्रक्चर बन गया, उसको क्या करना है, आप लोगों ने फर्दर रिलायबिलिटी टेस्ट में से गुजारना है। रिलायबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, वही बंदा बार बार एक एग्जाम में से गुजरे या फिर
डिवाइड करते हैं आइटम्स को। तो स्प्लिट हाफ में क्या होता है और पैरेलल फॉर्म में क्या होता है? स्प्लिट हाफ में फॉर एग्जांपल 50 आइटम्स हैं जो कि बन चुके हैं, इन 50 आइटम्स को क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, दो स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करके दो हिस्सों में स्प्लिट करने के आइटम का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, स्केल वाइज सब स्केल वाइज इक्वल रखते हैं। ये ना कि सारे आइटम एक्सट्रोवर्ट इधर रखती है, इंट्रोवर्ट इधर रखती है, एक्चुअली जो आधे एक्सट्रोवर्ट के यहाँ, इंट्रोवर्ट के यहाँ, यानी जो क्वेश्चन है ना उनका मैग्नीट्यूड जो है कॉन्सेप्चुअली वो इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ प्लेस। अब जब ये लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, दो सैंपल्स के ऊपर, यानी कि एक दो ग्रुप्स के ऊपर, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के ऊपर अप्लाई करते हैं 25 आइटम ग्रुप 1 को और ग्रुप बी ए एंड बी दो ग्रुप्स को देते हैं 25-25 आइटम, ठीक है? या एक बंदे को बार बार इसमें से गुजारते हैं, पहले उसको ये आइटम देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ये आइटम देते हैं, तो क्या होगा इनके दरमियान अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी हम कर चुके हैं। अब आते हैं पैरेलल या अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी। मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले वैलिडिटी का आपको समझाया था कि दो स्केल चाहिए होते हैं कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट वैलिडिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक ओल्ड स्केल, एक न्यू। ओल्ड मीन से न्यू स्केल आपने फर्स्ट टाइम डेवलप किया हो, जो आपने डेवलप किया है वो स्केल, एक ओल्ड स्केल, ओल्ड मीन से उससे सिमिलर स्केल उसी कॉन्सेप्ट को मेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं इंटेलिजेंस का स्केल डेवलप मैंने किया है, इसी तरह का प्रीवियस स्केल भी डेवलप था एसपीएम का। अब यहाँ अल्टरनेटिव फॉर्म, एक तरफ कौन सा फॉर्म होगा, वो स्केल जो ओल्ड है, और एक क्या होगा, एक ही बंदे को ओल्ड दिया जाएगा, उसी बंदे को न्यू दिया जाएगा कुछ टाइम के बाद, फिर उनकी कोरिलेशन देखी जाएगी फिल करने के बाद। अगर तो पॉजिटिव हुई तो कौन सी वैलिडिटी एस्टैब्लिश होगी, पैरेलल, अगर नहीं में नेगेटिव आई तो पैरेलल एस्टैब्लिश नहीं होती। मैं बेसिकली एज ए लेमैन रिलायबिलिटी को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली जब आप ये करते हैं तो आपको तब पता चलता है कि कितना सैंपल होना चाहिए, वो बाद में बताते हैं कितना सैंपल कितनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट पैरेलल एंड स्प्लिट हाफ क्लियर। अब आगे टेस्ट रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट, नाम से जाहिर है इसमें ये होता है स्केल डेवलपमेंट में मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे, कंसेप्चुअलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, पायलट स्टडी, रिवीजन, जैसे रिवीजन मेन स्टडी के बाद था रिवीजन में आपको मैंने स्केल डेवलपमेंट का बताया था। जब आपने कोई स्केल बोरो करना हो, फॉर एग्जांपल एसपीएम का स्केल इंटेलिजेंस का स्केल है, इंग्लिश में है, जब ये पाकिस्तान में आपने अप्लाई करना है तो सम टाइम स्केल को ट्रांसलेट करना पड़ता है उर्दू लैंग्वेज में, अडैप्ट करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है किसी स्केल को बोरो करके। जब अडैप्ट एंड मॉडिफाई करते हैं तो बैक स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में आप समझ जाके वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया बहुत डिटेल के अंदर। तो वहाँ जब वो करने के बाद, ट्रांसलेशन करने के बाद, दो वर्जन बन रहे होते हैं आपके पास, एक उर्दू वर्जन होता है स्केल का, किसी भी स्केल का, एक इंग्लिश नया वर्जन होता है, ये दो वर्जन होते हैं। आप एक ही बंदे के, एक बंदे 30 ले लेते हैं, ठीक है, उनको डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में, ग्रुप ए एंड बी, 30 बंदे थे, 15 इधर सैंपल जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, वो टेबल को कंडीशन रहता है, वो आप लोग देख सकते हैं टाइम के साथ। अब इस बंदे को, इनको 15 बंदों को उर्दू दिया आज मैंने और इनको इंग्लिश दिया, फिर 15 दिन के वक्फे के बाद या 1 मंथ के वक्फे के बाद या 1 वीक के वक्फे के बाद जितना वक्फा ज़्यादा देंगे उतनी कोरिलेशन कम आएगी, जितना इंटरवल कम होगा उतनी कोरिलेशन ज़्यादा आएगी। और आप जिनको उर्दू दिया इनको क्या करना, 15 दिन के बाद इंग्लिश दे दिया, और इनको ये इंटरवल है, एक ही लोग हैं, ये 15 लोगों को मैंने उर्दू दिया, एक वीक के बाद या 15 दिन के बाद इनको इंग्लिश दिया, और इधर भी 15 लोग थे, इनको इंग्लिश दिया पहले, फिर उर्दू दिया। आप इनके दरमियान क्या हो गया, कोरिलेशन देखिए, अगर कोरिलेशन पॉजिटिव है, यही कॉन्सेप्ट इसमें है, यही कॉन्सेप्ट इसमें है, इसका मतलब दोनों बाइलिंगुअल है ना, उनको इंग्लिश भी आती है उर्दू भी आती है, जो इसमें वो जवाब दे रहे हैं डेफिनेटली वही आंसर इस पे होगा। और जब इनकी कोरिलेशन आएगी दोनों सेट्स की क्या आएगी, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, टेस्ट रीटेस्ट, टेस्ट रीटेस्ट, उर्दू दिया टेस्ट, फिर दोबारा इंग्लिश दिया रीटेस्ट, इसे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। जब एक ही बंदे को अगर प्लस आ जाए इसका मतलब है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश होगी, पीएसएम कोरिलेशन से एस्टैब्लिश। दूसरे ग्रुप में भी अगर पॉजिटिव है तो यहाँ भी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है समथिंग रॉन्ग विद योर उर्दू ट्रांसलेशन, उसको फिर हम फर्दर कंफर्मेशन देते हैं इसके थ्रू, इंटरएक्टिव कोरिलेशन के थ्रू, ठीक है, वो हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं पैरेलल स्टडी को एक्सप्लेन करूँगा, क्लासिकल थ्योरी को और आईआरटी को, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी को, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन जाऊँगा, तो वहाँ हम सीखेंगे कौन से क्लासिकल के एनालिसिस हैं, कौन से आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी के एनालिसिस हैं, जो कि आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहाँ टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ये 4 टाइप्स रिलायबिलिटी की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा रिलायबिलिटी की टाइप्स डे बाय डे नई एविडेंस आ रही है, इनमें से आपने मिनिमम एविडेंस देने हैं और मैक्सिमम एविडेंस देने स्केल्स में। ये सब टू यू कि आपके पास फंडिंग कितनी, अपॉर्चुनिटी कितनी है, ठीक है, टाइम है कि नहीं है, किस लेवल का काम है, क्राइटेरियन टेस्ट है कौन सा है, ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ द रिलायबिलिटी।